ऑल राइट। सो भाई देखो, लास्ट क्लास में ऑक्सीजन फैमिली में आई वाज टेलिंग यू अबाउट द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हायर ऑक्साइड अगर आप कोई भी लेते हो, हायर ऑक्साइड जब भी मैं बोल रहा हूँ विच मीन्स कि अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी मेटल का, तो उसमें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो, तो उनको जब भी आप हीट करते हो तो हीटिंग करने से वो रिलेटिवली लोअर ऑक्साइड में ब्रेक डाउन करके आता है। ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक और जगह बताई थी कि नाइट्रेट्स को गर्म करोगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा। ऑक्सीजन हर एक नाइट्रेट को हीट करने पे मिलता ही है, दिखाया था ना, सारे नाइट्रेट को। हाँ, किसी नाइट्रेट में से हमें NO2 मिलता है और किसी जगह पे वो NO2 नहीं मिलता, ये केस मैंने डिस्कस किया है लास्ट क्लास में। ठीक है। तो कुछ और देखते हैं सॉल्ट्स जहाँ से उसको मिलता है, ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स। उनमें दो बड़े फेमस नाम आते हैं, हालांकि इनको डी ब्लॉक में हमने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी एक बार दोबारा कर लेंगे। लिखो, फ्रॉम KMNO4 एंड K2Cr2O7, फ्रॉम KMNO4 एंड heating of, from heating of KMNO4 and K2Cr2. Guys, can you tell me what will be the product if you are going to heat? क्या प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है अगर आप हीट करो? गेस करो तो। K2Cr2O7 को सिंपली गर्म कर दो, क्या मिलेगा? गेस करो क्या होगा? देखो समझो बात को, यहाँ क्रोमियम कौन से स्टेट में? +6। ऑक्सीजन कौन से स्टेट में? -2। पोटेशियम आपको मालूम है, एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं करते हैं, उनका फिक्स्ड होता है। अब इसको गर्म करोगे तो नेचुरली जिसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोअर स्टेट में जाएगा। तो एक कंपाउंड क्रोमियम का कहां जाने वाला है? कंफर्म है कि क्रोमियम +3 में। तो क्रोमियम +3 में क्या बनेगा? Cr2O3। क्या हुआ? ये रिडक्शन है ना। और नेचुरली फिर ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? O2 में। बोलो, फिर अब दिमाग में आएगा सर पोटेशियम का क्या हुआ, क्योंकि ये तो न्यूट्रल स्पीसीज है, ये भी न्यूट्रल है, पोटेशियम रहेगा कहां से? तो आंसर है बेसिकली क्रोमियम का एक फॉर्म यहां जाता है और क्रोमियम का एक और फॉर्म +6 में डाइक्रोमेट के बजाय क्रोमेट चला जाता है, K2CrO4। यानी एक +6 का +6 ही रह जाता है, दूसरा आपका +6 से +3 में चला जाता है ना। तो ये एक पर्टिकुलर चीज है जो आपको याद करनी है, बाकी दो तो कॉमन सेंस से आ जाएंगे। आ रहा है बात समझ में? नोट करो इसको, रिएक्शंस को नोट करो। बैलेंस नहीं किया मैंने, बैलेंसिंग करना होगा, अपना दिमाग लगाना। Now I'll consider the other reaction. चलो गेस करो इसमें क्या होगा। तो गर्म करोगे तो +7 है। एसिडिक मीडियम तो मैंने लिया नहीं है, एसिडिक मीडियम नहीं लिया है। अब तो ये 7 से एसिडिक मीडियम नहीं लिया है तो +2 का तो चांस नहीं है। बोलना मोटू, अगर H2SO4 ले लें एसिडिक मीडियम तो +2 बन जाएगा, बोलो ना। अगर ये लिया है तो फिर क्या बनने का चांस है फिर? तो सर अगला स्टेबल स्टेट क्या है? MnO2, जिसमें +4 आया, साथ में ऑक्सीजन आएगा, बोलिए, क्योंकि ये -2 से अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये पक्का ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब फिर वही क्वेश्चन, भाई पोटेशियम कहां गया? तो पोटेशियम के लिए बिल्कुल एक बीच में और स्टेट बनेगा, वो कौन सा? K2MnO4, जिसको मैग्नेट मालूम है, ये कौन से कलर का होता है? ग्रीन। ये कौन सा कलर है? पर्पल। ये हाँ ब्राउनिश ब्लैक का, ब्राउनिश ब्लैक MnO2। ये कौन सा ऑक्साइड है? एसिडिक, बेसिक, एम्फोट्रिक, MnO2। ये सब याद रहना चाहिए, लास्ट पेज चल रहा है। दिस इज एम्फोट्रिक। मैंगनीज का +4 एम्फोट्रिक होता है, +2 बेसिक होता है ना। अब ऐसे सोचो ना, जितना लोअर स्टेट उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, उतना ज्यादा बेसिक। तो इसलिए ज्यादातर केसेस में देखोगे तो +1 सब बेस है। +1 का एक भी कंपाउंड मुझे बता दो जो तुम्हें एम्फोट्रिक या एसिडिक हो, एक भी कंपाउंड नहीं मिलने वाला तुम्हें, हाँ, +1 स्टेट का।
एल्कली मेटल +1 के सारे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक। +2 में आओगे तो कुछ मिलना शुरू हो जाएंगे, जैसे एस ब्लॉक में एक है, कौन सा है? बेरिलियम। बेरिलियम इज एम्फोट्रिक, BeO, ये सुनो। 3D सीरीज में आओगे तो +2 में लेफ्ट से राइट चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, एकदम एंड में जाके जिंक +2 इज एम्फोट्रिक, जिंक ऑक्साइड। आ रहा है बात समझ में? बोलो। तो ऐसे करके दिमाग में रखना है। फिर जब जिंक में मिल गया तो आगे जाने पे चांसेस है, इसलिए टिन +2 होता है, लेड +2, ये सब एम्फोट्रिक होते हैं। PbO, SnO होते हैं ना, तो ये दिमाग में रखना है ऐसे करके। और हायर स्टेट में चले जाओगे 5 से ऊपर तो पक्का वो एसिडिक होगा। जैसे ये कैसा ऑक्साइड है? Cr2O3, ये एम्फोट्रिक है +3 में, जबकि ये +6 है। अगर यही CrO3 बनता तो एसिडिक होता। हालांकि ये तो कोई ऑक्साइड थोड़ी ना, इट इज अ सॉल्ट। ठीक है, नोट कर लो ये सारे रिएक्शन, याद रहने चाहिए आपको। ठीक है ना, अगला पॉइंट लिखो जो हमने सीखा था, नाइट्रोजन जैसे बनाते थे। एयर को हम लिक्विड बना करके उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करा के हम क्या बनाते थे? नाइट्रोजन। लाइकवाइज ऑक्सीजन इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड। लिखो, कमर्शियली ऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड बाई, commercially oxygen is prepared by बोलिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। ये पहला मेथड है। दूसरा लिख लेना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, लिक्विफाइड एयर या लिक्विड एयर लिख लो भाई। O2 की सारी प्रॉपर्टीज सबको मालूम है? बोलो। हाँ, एसिडिफाइड वाटर। देखो, एसिडिफाई इसलिए करना पड़ता है क्योंकि प्योर वाटर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो थोड़ा एसिडिफाइड कर दो या हल्का सा उसमें बेस डाल दोगे तो भी चल जाएगा ना। सो स्लाइटली अल्कलाइन का भी इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे, बन जाएगा। बोलो भाई, सबको क्लियर है? अच्छा, अब देखो एक उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप लिख लो फटाफट, जल्दी करो। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन O2। पहला पॉइंट बताओ, बॉइलिंग पॉइंट मैंने बताया था पहले, कितना होता है कोई बताएगा? 90 केल्विन। राइट इट डाउन। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन में बॉइलिंग पॉइंट 90 केल्विन। इन गैसियस स्टेट इट इज कलरलेस, it is paramagnetic gas with 2 unpaired electron, paramagnetic gas with 2 unpaired electrons. Okay, लिखो, oxygen turns pale blue when condensed at low temperature. अंडरलाइन रहना चाहिए ना, it turns pale blue when condensed at low temperature. ना, राइट। अब देखो, ये एलिमेंट हो गया, तो इसके रिएक्शंस के बारे में हम समझते हैं। तो दुनिया में ऐसे बहुत कम एलिमेंट है, पूरे 118 एलिमेंट में से बहुत कम गिने चुने ऐसे एलिमेंट है जो ऑक्सीजन के साथ बाइनरी कंपाउंड नहीं बनाते हैं। इनको छोड़ करके बाकी सभी ऑक्सीजन के साथ बाइनरी कंपाउंड बनाते ही बनाते। देखो, दो एलिमेंट ऐसे हैं जो बहुत पावरफुल है, एक है फ्लोरीन और दूसरा कौन है? ऑक्सीजन। जहां फ्लोरीन भी काम ना कर पाए वहां ऑक्सीजन कर जाता है ना। ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाइज देखो तो लगता है फ्लोरीन सबसे पावरफुल है, बिल्कुल बात सही है, लेकिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग एबिलिटी फ्लोरीन से भी बेटर होती है। ये एंट्रोपी फैक्टर से हमने डी ब्लॉक में डिस्कस किया ना। चलिए, फिलहाल तो अभी मुझे ये समझाना है आप लोगों को कि कितने तरह के ऑक्सीजन कंपाउंड बनाता है भाई। अब देखो, किसी से वो नॉर्मली रिएक्ट कर जाएगा, किसी से डार्क में रिएक्ट कर जाएगा, किसी से थोड़ा गर्म करोगे, किसी से फ्यूज करोगे तो रिएक्शन करेगा, बट रिएक्शन होने वाला है।
अब अलग अलग एलिमेंट से रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कितने कैटेगरी में बनते हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो हेडिंग डालो टाइप ऑफ ऑक्साइड, टाइप ऑफ ऑक्साइड। अच्छा बताओ कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो नहीं कंबाइन करते हैं? हीलियम कभी नहीं कंबाइन करता है, नियॉन कभी नहीं कंबाइन करेगा, आर्गन वेरी रेयर ना, बोलो ना, क्रिप्टॉन, जेनॉन के कंपाउंड आप देखोगे XeO3 XeO4, इसलिए उसको लिस्ट में नहीं रखेंगे। कुछ मेटल भी हैं जो बड़े मतलब धूर्त होते हैं, जल्दी नहीं बनाते हैं ना, जैसे प्लैटिनम वगैरह हो गया, वही कॉपर के नीचे वाले जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में करते क्यों नहीं करते? प्लैटिनम PtO2 बनाता है ना, प्लैटिनिक ऑक्साइड बनता है। चलो तो अब देखते हैं ऑक्साइड में तो कितने तरह के ऑक्साइड होंगे, ऐसे ही बोल देता हूं, सारे सुने हुए हैं तुम लोगों ने, बस लिखते चलो एक एक करके। नॉर्मल ऑक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड किसको बोलेंगे? जिसमें ऑक्सीजन का स्टेट -2। लिखो नॉर्मल ऑक्साइड पहला। एग्जाम्पल कौन कौन सा? Na2O, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, Al2O3, नॉर्मल ऑक्साइड लिख लिया। दूसरा लिखो हायर ऑक्साइड। अब हायर ऑक्साइड में कैटेगरी दो बना लो। हायर ऑक्साइड में दो कैटेगरी होगा, एक होगा पर ऑक्साइड और नेक्स्ट कौन सा होगा? सुपर ऑक्साइड। बिल्कुल सही। पर ऑक्साइड किसको बोलते बाबा? O पे -1 हो जाए, या बेस्ट एग्जांपल है ऐसे O2 -2। और ये कब आएगा? जब O पे -½ हो जाए या 2 ऑक्सीजन पे -1 हो जाए, सुपर ऑक्साइड। आपको मालूम है सुपर ऑक्साइड इज अ पैरामैग्नेटिक? अरे ये भी पैरा है, कितना 1 UPE है, समझ में आ रहा है क्या? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये डाया होता है, क्योंकि आपको याद है ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे ना, दोनों पाई स्टार में थे। बोलो बेटा, एक माइनस डालोगे तो अभी भी एक बचा रहेगा, एक और माइनस डालोगे तो खत्म हो जाएगा, इसलिए O2 -2 इज डायामैग्नेटिक वेयर एज O2 -1 इज पैरामैग्नेटिक। क्लियर है सबको? है ना? तो पेरोक्साइड के एग्जांपल्स बताओ। Na2O2, BaO2, Na2O2, BaO2, ये सब क्या है? पेरोक्साइड के एग्जांपल। ठीक है, Na2O2। एक बार एग्जाम में ना कंफ्यूज करने के लिए पूछा था, बताओ PbO2 क्या है? पेरोक्साइड, नॉर्मल ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड? आंसर इज नॉर्मल ऑक्साइड। ये लेड +4 में पॉसिबल है ना, तो इसलिए यहाँ पे, जबकि बेरियम +4 थोड़ी ना होता, ये तो +2 ही है, तो ये ध्यान रखना, ये नॉर्मल ऑक्साइड है। और कुछ पेरोक्साइड के एग्जांपल बहुत बढ़िया बढ़िया, कोई बताएगा? हाँ, H2O2 तो नॉर्मल कंपाउंड है, अच्छे वाले, हाँ बिल्कुल। CrO5 के देखो, याद है ना, बटरफ्लाई लाइफ, ये ब्लू कलर का होता है कंपाउंड, है ना। उसके अलावा याद करो, सल्फ्यूरिक एसिड में भी दो मिल जाएंगे आपको। नाम याद है इसका क्या है? मार्शल्स एसिड, या फिर पेरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये पेरोक्सी बॉन्ड। ऐसे ही मोनो भी होता है, कैरोज एसिड बोलते हैं, या फिर पेरोक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। तो ये सारे एग्जांपल है। कैरोज, ये कैरोज है, ये मार्शल्स एसिड है। नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड में पर एसिड इज द एग्जांपल, जो बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन में यूज होता है, याद है ना। तो चलो ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपको। सुपर ऑक्साइड बहुत रेयर है, पूरे एल्कली मेटल में मेन सुपर ऑक्साइड 3 है, RbO2, KO2, CSO2, ये मेन है ना। अच्छा, बोलते हैं सुपर ऑक्साइड या पेरोक्साइड स्टेबलाइजिंग टेंडेंसी डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती, क्योंकि आप देखो ये बेचारे ऐसे ही अनस्टेबल हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लोन पेयर, इतनी तबाही मची है जिंदगी में। और कोई स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर वाला आ गया तो चाहेगा कि भाई तू -2 बना के मेरे पास आ जा, निकल। इसलिए जब लार्ज एनायन हो जाए तो लार्ज, और खास करके ऐसा एनायन जो सेंसिटिव हो डिकम्पोजिशन के लिए, ऐसे चीजों के लिए सबसे बढ़िया है कि कैटायन का पोलराइजिंग पावर कम कर दो। एंड पोलराइजिंग पावर कम कैसे होगा? जब आप उसका साइज बढ़ा दोगे चार्ज सेम रखते हो। इसलिए पेरोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है ना। मतलब Na2O2 से ज्यादा स्टेबल आ जाएगा, सॉरी
KO2 से ज्यादा स्टेबल आ जाएगा RbO2, उससे ज्यादा स्टेबल CSO2। हो गया बेटा? सेंसिटिविटी की मैं बात कर रहा था। यहां तक क्लियर है सबको? बोलिए। हाँ, तो ये तो हो गए कौन से, मैंने आपको सबसे पहले बताया नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरा क्या बताया हायर ऑक्साइड, तीसरा लिख लो सब ऑक्साइड। सब ऑक्साइड चलो, कोई समझाएगा मुझे, एग्जांपल देगा? कोई मुझे समझाएगा? सब ऑक्साइड का मतलब ये है, देखो ध्यान से सुनो, पोटेशियम का मैं K2O बना दूं, हम ऑक्सीजन को क्या मान के चलते हैं कि इसके ऊपर चार्ज कितना है -2, तो ये -2 है, तो हमें मालूम है पोटेशियम 2 आना चाहिए। अब भाई अगर मैंने यहां पे KO2 ले लिया, बोलो, तो इस ऑक्सीजन पे टोटल अगर मैं देखूं, अगर यही रूल लगा के चलता तो -4 होता, यानी हमें पोटेशियम कितना चाहिए होता 4 चाहिए होता ना, बोलो, यानी कम पोटेशियम में ज्यादा ऑक्सीजन आ गया। अरे बोलो भाई, यहां 2 पोटेशियम में 1, यहां 1 पोटेशियम में 2 ऑक्सीजन आ गए, इसलिए ये सब, इसको या पेरोक्साइड को क्या बोलते हैं हायर ऑक्साइड, उनकी वैलेंसी से ज्यादा, ये एज्यूम करते हुए कि अगर ऑक्सीजन -2 में होता तो क्या होना चाहिए, नॉर्मल तो ऑक्साइड ही होता है ना वो -2, उससे तुलना करते हैं। तो सब ऑक्साइड क्या है, जितना उसकी वैलेंसी होनी चाहिए ऑक्सीजन की -2 रखते हुए जितने आपको मेटल्स रहने चाहिए, मतलब वहां पे ऑक्सीजन की कमी नहीं, उल्टा ऑक्सीजन का एक्सेस हो गया तो हायर ऑक्साइड, कमी हो गई तो सब ऑक्साइड। अब एग्जांपल देता हूं C3O2। अब कहने का मतलब यहां पे क्या है, कार्बन अगर एक ऑक्सीजन के साथ में डिस्कस करता तो CO2 बन रहा होता, मतलब एक अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड लेके चल रहे होते तो -2 एंड +4 यहां पे आ रहा है ना, तो 3 कार्बन मिलके कितने हो गए 4 3 जा 12 +12 आ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे 6 ऑक्सीजन चाहिए होंगे, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है सिर्फ 2। उस लॉजिक से हम बोल रहे हैं कि यहां कमी पड़ गई, तो कम वाले जो ऑक्सीजन के कंपाउंड बनते हैं उनको सब ऑक्साइड। बट ऑक्सीडेशन नंबर वाइज टेक्निकली सब बैलेंस्ड है, क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत ले रखा है, ऑक्सीजन -2 स्टेट में सबके साथ थोड़ी ना, यहाँ -2 स्टेट के साथ है, और यहाँ कोई नॉर्मल बाइनरी कंपाउंड थोड़ी ना बना है, ये तो कंपाउंड ही बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से बना है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन अटैच्ड है, लेकिन किनारे किनारे वाले, बीच वाला तो वो कार्बन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर वाइज कोई पंगा ही नहीं है। अब एक चीज दिमाग में आया, भाई कमी पड़ जाए ऑक्सीजन की, मतलब जितने ऑक्सीजन चाहिए उससे कम आप सप्लाई करो तो सब ऑक्साइड हो गया, क्या एज्यूम करते हुए कि जो भी मेटल है वो उसके अपने हायर स्टेट में वैलेंसी जो भी बन सकती है उसके हिसाब से, जैसे कार्बन का हायर स्टेट +4 था, 4 के हिसाब से 3 कार्बन लिए तो तुम्हें कितना चाहिए 12 आ गया प्लस, यानी 6 ऑक्सीजन चाहिए, आपने दिया 3 है इसलिए सब ऑक्साइड हो गया। पोटेशियम का हाईएस्ट स्टेट कितना है +1, +1 का मतलब 2 पोटेशियम मिलकर 1 ऑक्सीजन रख सकते हैं, यहाँ 1 पोटेशियम से 2 ऑक्सीजन लिया है तो इसलिए हायर ऑक्साइड हो गया, ये नॉर्मल ऑक्साइड हो गया, पोटेशियम +1 में तो 2 पोटेशियम मिलकर 1 ऑक्सीजन को एकोमोडेट कर सकते हैं, दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल के रिस्पेक्ट में ये सारी टर्मिनोलॉजी है, हो गया ना, बस एग्जाम्पल याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, C3O2 के अंदर कितने एटम्स एक लाइन में है, बताओ कितने एटम एक लाइन में C3O2, सारे सारे एक लाइन में, क्योंकि हाइब्रिडेशन इसका क्या है sp, इसका क्या है sp, इसका क्या है sp, भाई एक लाइन ही तो है सब, so all 5 atoms are in one line, ऐसे ही C5O2 बन जाएगा, ये भी सब ऑक्साइड का एग्जांपल है, नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, हाँ जी बोलिए। डेफिनेशन से मतलब नहीं, डेफिनेशन लिखोगे अननेसेसरी क्योस क्रिएट होगा, बस ऐसा दिमाग में रख लो
कि नॉर्मल वैलेंसी के हिसाब से जितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, अगर उससे कम हो गया तो वो सब ऑक्साइड हो जाएगा, उससे ज्यादा हो गया तो, लेकिन अब उसमें भी लूप होल है ना, समझ रहे हो ना क्या लूप होल है, क्योंकि वहां पे भी हमने ऑक्सीजन का वैलेंसी क्या मान रखा है, -2। अब ये दोनों ही सोचो कितनी गलत चीजें हैं, टेक्निकलिटी में तो उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऐसे करो, ठीक है। तो कंसिडरिंग द नॉर्मल, आई मीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, if the number of oxygen is less than required, it will be termed as suboxide. More than required, it will be termed as higher oxide. अच्छा, एक टर्म आता है मिक्स्ड ऑक्साइड, कोई बताएगा क्या होता है? लिखो मिक्स्ड ऑक्साइड के बारे में लिखो, बस ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है बाबा। हाँ, जुड़ते जाओ, कार्बन की तो कैटनेशन एबिलिटी होती है ना, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। देखो मिक्स्ड ऑक्साइड देखते हैं, मिक्स्ड ऑक्साइड नाम से ही क्लियर है, दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट के ऑक्साइड का मिक्सचर बन जाए एक ही एटम। जैसे आयरन का FeO होता है फेरस, Fe2O3 होता है फेरिक, बट ये दोनों मिल जाए तो Fe3O4 बन जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड ऑक्साइड। इसमें ना पूछता है कि परसेंटेज आयरन +2 कितना है, इन टर्म्स ऑफ टोटल आयरन कितना परसेंट Fe+2 है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। ये नहीं बोल रहा है टोटल एटम के रिस्पेक्ट में, टोटल आयरन एटम जितने भी हैं उनमें से कितने +2 में, तो आंसर नहीं निकल जाएगा। एक आयरन है, टोटल 3 आयरन है, 1/3 × 100 33% है। बोलो ऐसे ही क्या आप समझ रहे हो Pb3O4, क्या इसमें परसेंटेज Pb+2 निकाल सकते हो कितना है? ये भी मिक्स्ड ऑक्साइड है, बनाओ निकालो। परसेंटेज निकाल के बताओ जल्दी। चलो बेटा, हो गया। क्या बना इसका, ये कैसे कॉम्बिनेशन में आएगा बताओ। लेड कौन से फैमिली का मेंबर है, कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में क्या होता है कॉन्फ़िगरेशन, NH2 NP2, तो या तो +2 होगा या तो +4 होगा, सारा निकाल दिया। तो आयरन इसका +2 होता है यानी PbO, +4 होता है PbO, इन दोनों को मिलाओ क्या बन गया, नहीं तो Pb3O4 चाहिए था ना, तो इसका मतलब 2PbO.PbO2 है। समझ आया क्या? So basically Pb3O4 is a combination where 2 lead +2 है और एक +4 है, तो Pb+2 का परसेंटेज कितना आ जाएगा भाई, 2 थे ये, टोटल नंबर 3 था इंटू 100, 66.66 ना। अगला क्वेश्चन लिखिए। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ओजोन, अदर एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। लिखो ओजोन के बारे में। फॉर्मूला क्या है भाई, O3, ओजोन। लिख लिया सबने? आ जाओ, इसके सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिख लेते हैं। लिखो ऑक्सीजन कलरलेस गैस था, जबकि ओजोन इज अ ब्लू कलर गैस। लिखो ओजोन इज अ ब्लू कलर गैस हैविंग पंजेंट स्मेल। Ozone is a blue color gas having pungent smell. Its boiling point is -111.9 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री नेगेटिव में उससे भी नीचे है बॉइलिंग पॉइंट। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज -111.9 डिग्री सेल्सियस। अरे 111.9 लिखो, 111.9 माइनस में डिग्री सेल्सियस, 111.9 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, लिक्विड स्टेट में ये डीप ब्लू होता है। लिखो इन लिक्विड स्टेट इट इज डीप ब्लू, डीप ब्लू।
मेल्टिंग पॉइंट लिख लो -192.5 डिग्री सेल्सियस, -192.5 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, 192.5 -192.5 डिग्री सेल्सियस। इट इज violet black in solid state, violet black in solid state, violet black in solid, लिखो it is a powerful oxidizing agent and very less soluble in water. It is a powerful oxidizing agent बोलो बेटा, स्लाइटली सॉल्युबल बोला है ना, वेरी लेस सॉल्युबल यार, वेरी सॉल्युबल लिख दिया, हाँ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर लिख लो या वेरी लेस सॉल्युबल। अरे ऐसे भी सोचो ना, गैस है बाबा, गैसेज आर वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर अनलेस उसका नेचर एसिडिक या बेसिक हो, वो कहां से डिसॉल्व होगा ना, क्यों? क्लोरीन भी कम डिसॉल्व होता है, ऑक्सीजन खुद में बहुत कम डिसॉल्व होता है, O2 भी तो कम डिसॉल्व होता है। सब लोग पढ़ चुके हो ना हेनरी लॉ, आ रहा है क्या इस बारी टेस्ट में? तो रिवाइज भी कर लिया होगा। तो उसमें देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन, कर रहे हैं, उसको भी कर देंगे। लिख लिया सबने? तो भाई एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचान क्या है कि क्या होने वाला है यहाँ पे? तो देखो बेटा O3, अच्छा एक बात बताओ, O2 O3 में ज्यादा स्टेबल कौन है? O2 ज्यादा स्टेबल है या O3? उससे भी पहले एक काम करो, एक क्वेश्चन लिखो तो मैं देखूं तुम लोग के थोड़ा बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग चेक करते हैं, आ जाओ। फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन formal charge on each oxygen atom, bond order, formal charge on each oxygen atom, बोलो ना, bond order and structure of ozone। जल्दी करो एकदम फटाफट, जल्दी, आपके पास सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट है, चलो जल्दी हो जाएगा, इतनी देर का क्वेश्चन। जो बच्चे मुझे बिना बताए घर चले गए ना, उनसे मैं मंडे मिलूंगा क्लासरूम में, बताता हूँ। मंडे मिलता हूँ, हाँ। ओजोन लेयर ऊपर टेम्परेचर बहुत लो है बेटा। आप कभी आप कभी अगर मान लो ऐसा हुआ हो कि आपने कभी एयर टिकट्स लेकर के थोड़ा हवा में अगर उड़ रहे हो, 30,000 फीट अबव पे टेम्परेचर -52 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ों पे टेम्परेचर क्यों कम होता है? जैसे जैसे ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता है। हाँ, इतनी गर्मी पड़ती है नॉर्मल प्लेन में, आराम से पहाड़ों पे चढ़ जाएं तो उनको ठंडा ही ठंडा है, टेम्परेचर ऊपर बहुत कम होता है। हो गया? चलो हुआ? क्या है आंसर? हाँ जी बताइए, दिखाइए मैं सब लोग।
हाँ भाई, हो गया सबका? देखो, डबल बॉन्ड हो एंड अ डेटिव बॉन्ड हो, आई होप कि आप यही लिखे होगे। फॉर्मल चार्ज की जब बारी आएगी इस स्टेट में, रेजोनेटिंग स्टेट में, -1 +1 एंड 0, यहां तक क्लियर है? इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा बीच वाले का? sp2। स्ट्रक्चर कैसा होगा? बेंट, बोलो ना। एस ट्राइगोनल प्लेनर था लोन पेयर को लेते हुए। अगर लोन पेयर को मत देखो तो कैसा दिख रहा है? बेंट, एंगुलर वी शेप। और कुछ पूछा था क्या? बॉन्ड ऑर्डर। अब आपको मालूम है कि भाई ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस है ना, तो रेजोनेंस होने से ये इधर भी चला जाएगा। बोलो बेटा, अब एक्चुअल में स्ट्रक्चर कौन सा होगा? हाइब्रिड। अब बताओ यहां बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 + 1/2, 1.5 बॉन्ड ऑर्डर इज द राइट आंसर। सबको क्लियर हो गया? हाँ, लिखो, ओजोन इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लिखवा दिया है आप लोगों को। एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओजोन होगा क्या? in the presence of reducing agent, in most of the reaction it will give nascent oxygen and will convert into O2, and this nascent oxygen will be consumed by reducing agent. समझ आ रहा है? अब कुछ एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं, ठीक है? एकदम सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम उसका है टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। लिखिए, टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी। लिखना मोटू, जल्दी लिखो। हाँ बिल्कुल, O2 ज्यादा स्टेबल। जल्दी लिखो। सबसे पहला रिएक्शन लिखेंगे टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी ना। अब देखो, ये आपको लग रहा होगा सर ये पूछो वाली बात क्यों कर रहे हैं? ये क्या वही चीज है? इंग्लिश थोड़ा फनी लैंग्वेज है। तो टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी का मतलब क्या वही था? स्पेलिंग सही है भाई? नहीं हो तो अपने से कर लेना तुम, ठीक? हाँ देखो, ये है, चलो देखो इधर ध्यान से सुनो। ये हमारा मान लो एक क्या बनाया है? प्लैंक। थीटा इज 45 डिग्री। ये ग्लास का मैंने बनाया है, ठीक है? इट्स अ ग्लास सरफेस। अब यहां से क्या है, मैं मर्क्यूरी तो लिक्विड होता है ना रूम टेम्परेचर पे, तो मैंने इस पे पोर करना स्टार्ट किया। नॉर्मल वाटर रहेगा तो क्या होगा? ऐसे चिपकते हुए आएगा, पानी तो चिपक के आएगा ना। मर्क्यूरी क्या होता है? ऐसे बिल्कुल गोल गोल रोल रोल करते हुए नीचे गिरता है। It will not stick to the surface of water because the cohesive forces are much stronger. एडहेसिव फोर्सेस थोड़ा कमजोर होता है मर्क्यूरी का ग्लास सरफेस के साथ। बट जैसे ही यहां पे आप ओजोन पास कर दो, O3, तो बेचारा फिर पूंछ बना लेता है। इसी को टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी बोलते हैं। ये ऐसे पूंछ बनाते हुए गिर जाता है। दिस हैपेंस बिकॉज it forms Hg2O when ozone is treated with liquid mercury. Sticks on the glass surface. लिखिए, रिएक्शन पूरा पूरा लिख लिया ना आप लोगों ने? एंड ऑफ कोर्स O2 तो निकलने वाला है। लिखो, जल्दी लिखो। लिखो, liquid mercury does not stick with the glass surface and rolls
ना, it rolls over the slanted glass surface. अरे मतलब टेढ़ा कर दिया है बाबा। हाँ, कुछ भी समझो, डायग्राम बना लो, कहानी खत्म है उसका, ठीक है, ठीक है। But if ozone is passed, then it forms tail-like structure on the glass surface, जिसको क्या बोलते हैं हम, tailing of mercury. Tailing of mercury. And why does it happen, guys? Because mercury is converted into Hg2O by ozone, +1 oxide, Hg2O, which sticks on the glass surface. कुछ नहीं, only tailing of mercury. अगला लिखिए, अब बताओ Hg के साथ रिएक्ट कर जा रहा है तो सिल्वर को कहां छोड़ने वाला है? देखो, इट कन्वर्ट सिल्वर, it converts silver foil to black Ag2O. It converts silver foil to black Ag2O. सिल्वर की मैं बात कर रहा हूं, Ag। सिल्वर कैसा होता है? सिल्वरी वाइट। अगर आप इसको ओजोन के साथ ट्रीट करते हो तो ये Ag2O बनाता है, जो कि ब्लैक होता है। एंड ऑक्सीजन, ध्यान देना, देखो हर बारी क्या हो रहा है, ओजोन O2 निकाल रहा है, अपना एक ऑक्सीजन उसको दे दिया, इट इज फॉर्मिंग Ag2O। Ag2O बैलेंस नहीं किया रिएक्शन, ध्यान रखना। तो दिख रहा है, इसका पावर दिख रहा है। सिल्वर को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है इतना आसानी से, मर्क्यूरी को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है ना, ड्राई स्टेट में बहुत अच्छा। ये आपको मालूम है, जो सिनेमा हॉल वगैरह है वो तो पैक्ड रहते हैं मोस्टली, वेंटिलेटेड बहुत ज्यादा तो रहते नहीं। अब इतनी पब्लिक इकट्ठे बैठती है, पता नहीं कितने तरह के बैक्टीरियाज एंड क्या क्या बाहर से लेके आते हैं वो, तो डिसइंफेक्ट करना जरूरी है। तो उन जगहों पे ओजोन का जब भी मतलब उसकी ऑक्सीजनेशन होता है, उस प्रोसेस में वो ओजोन यूज करते हैं, बट उसकी क्वांटिटी मिनिमम रखनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हो गया, एयर में प्रेजेंट है, हम अगर वहां पे गए हुए हैं तो वो हमें हार्म कर सकता है। क्योंकि देख लो, सिल्वर मर्क्यूरी जैसी चीजों को छोड़ नहीं रहा है, हम तो वैसे भी बड़े माइल्ड स्पीशीज से बने हुए हैं, नहीं, बहुत सारे कार्बन कार्बन के वीक बॉन्ड्स हैं, तो ऐसे ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। पता चला आंख ही ऑक्सीडाइज होकर कुछ और ही बन गया, तो बहुत टफ है, ठीक है, वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो बहुत माइल्ड कंसंट्रेशन में लेते हैं कि खत्म हो जाए, मतलब उस हिसाब से कैलकुलेटेड। और अच्छे जो स्विमिंग पूल है, अच्छे स्विमिंग पूल, ये यहाँ वाला नहीं, सेक्टर कौन सा है, हाँ जी 23 हो गया, या इधर वाला हो गया, उसके जैसा नहीं है कि वो क्लोरिनेटेड करके वो कर रहे हैं, क्योंकि क्लोरिनेटेड वाटर अच्छा नहीं होता है, स्किन को खराब करता है। तो वहां पे भी ओजोन यूज करते हैं वो, तो ओजोन इज वेरी पावरफुल। डबल फायदे हैं, एक तो ऑक्सीजन रिच हो जाता है, देखो ना O2 निकल रहा है, और बाकी समझ गए तुम लोग, ठीक है। चलो, अब मैं दिखाना चाहता हूं कि भाई ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद सबसे ताकतवर स्पीशीज है ऑक्सीडाइज करने में। नॉर्जम, ऑक्सीजन फ्लोरीन के बाद सबसे पावरफुल है ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी में। तो इसका मतलब अगर आपने KCl ले लिया, NaCl ले लिया, KCl ले लिया, KBr ले लिया, NaBr ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड ले लिया, और इनमें आप ओजोन के साथ इनका रिएक्शन करा दो, इनके एक्वस सॉल्यूशन का,
गेस करो प्रोडक्ट, जरूर जल्दी जल्दी बताओ, एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ। हाँ मुस्कान गेस करो, तुम देखें क्या करती हो। देखो काफी सारे केमिकल रिएक्शन बच्चे पूछते, याद करने की जरूरत है। मैं बोलता हूँ कि 80% कॉमन सेंस है, 15-20% थोड़ा सा याद करना पड़ता ही है देखो, लेकिन 80% कॉमन सेंस है। देखते हैं कॉमन सेंस क्या चलाओगे तुम लोग, बताओ जल्दी। When you have NaCl and O3, what will you do? अब मैं कॉमन सेंस बोल दे रहा हूँ तो प्रेशर में आते हैं सब कि यार अगर मेरे से नहीं हुआ तो ये मेरा कॉमन सेंस क्वेश्चनेबल हो जाएगा फिर, है कि नहीं? इतने सारे बच्चों के बीच में कॉमन सेंस का मेरे क्या हो जाएगा इंसल्ट। Don't worry guys, common sense is not that common these days, so it is okay not to have the common sense. Okay, apply the concept and give me the answer. Yes Vasundhara, you want to say something? हाँ सीरियसली, हाँ बताओ, गेस तो करो प्रोडक्ट, कोई बात नहीं गलत होगा। Na2O and बोलो, प्रोडक्ट तो दिख रहा होगा बाबा। कितने लोग कह रहे हैं एक तो सर ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि अभी हम लोग सीखे हैं कि O3 अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, यही है ना? बोलो हाँ। NaOCl is not stable molecule, so you are going to get chlorine. एक्वस सॉल्यूशन है तो Na2O नहीं बल्कि NaOH बन जाएगा। क्योंकि Na2O पानी के अंदर घुल करके ये बनाता है, लिखो तो NaBr हो गया तो Br2 मिलेगा। चलो 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 करते रहो करते रहो। Na2O, मेरी बात सुनो, Na2O when present in water it becomes NaOH. Ionic compound है ना, O-2 will take out the proton from H2O, it will become OH-। अच्छा चलो ये थोड़ा ज्यादा हो गया ना। सो बेसिकली देखो मेन कंपोनेंट में बेटा ब्रोमीन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, आयोडीन आएगा, ऑक्सीजन आएगा, राइट। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर ड्राई स्टेट हुआ तो क्या होगा, इसको मिटा देते हैं, ड्राई स्टेट लेके चलते हैं। ड्राई स्टेट का मतलब फिर हमें ये आयनिक कंपाउंड नहीं लेना होगा, बल्कि इसके जगह पे हमें क्या लेना चाहिए, इसके जगह पे हमें क्या लेना चाहिए, लेट अस कंसीडर HCl, HBr एंड HI। अब ज्यादा आसान है, ये गैसियस स्टेट में ले लिया, लो अब इन दोनों गैसेस का रिएक्शन करा देंगे, क्या बनेगा? अब गेस करो, अब गेस करो भाई, गेस करो। अरे वो जो उधर लिखा है वही बनने वाला है, साथ में क्या बनेगा? बिल्कुल सही, H2O। नोट कर लो। अरे बाबा क्लोरीन -1 से कहां चला गया, 0 स्टेट में, ऑक्सीडाइज होना है ना, और इसका एक पार्ट यहां चला गया। ये 3 ऑक्सीजन थे ना, उनमें से एक -2 में चला गया, 2 एज इट इज रह गए। हाइड्रोक्साइड बनेगा, एक्वस सोल्यूशन ले लिया तो हाइड्रोक्साइड बनता, अगर सोडियम वगैरह के साथ है तो, नहीं तो फिर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो आगे कुछ रिएक्शन देता हूं, जस्ट गेस दैट। Let me check if you guys can guess that product. Okay, लिखो with metal sulfide, with metal sulfide। with metal with metal sulfide। चलो मैं कुछ मेटल सल्फाइड देता हूं, and let me check if you guys can do it. Okay, मेटल सल्फाइड बेटा, IDE सल्फाइड, PbS
PbS प्लस O3, जिंक सल्फाइड प्लस O3, बनाइए प्रोडक्ट CdSCUS। मैं इतना ही बनाऊं, बहुत है। प्रोडक्ट बनाइए। बोलिए। राइट आंसर इज, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, सल्फर इजी विक्टिम है यहाँ पे इसका। हेलो गाइस एवरीबॉडी, मैं ऑडिबल? सल्फर को आराम से ये -2 से कहां तक लेके जा सकता है? देखो मैंने बताया था बेटा, सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो फर्स्ट मेंबर है वो लोअर स्टेट में रहना चाहता है, उसके नीचे वाला हायर स्टेट में रहना चाहता है, तो कहां लेके जाएगा सल्फर को? हाईएस्ट स्टेट। कहां पे? सल्फेट, लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट। अगर ये सल्फर नहीं रहता ना तो ये लेड की जान निकाल लेता। +2 से कहां लेके जाता है इसको? +4। सल्फर था इसलिए बेचारा ये बच गया, ये +2 का +2 रह गया, सल्फर पूरा सेक्रीफाइस कर दिया। जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा? हाँ बिल्कुल सही, O2 याद रखो भाई, O2 बनने ही वाला है। ठीक है, अगला रिएक्शन करेंगे, लिखिए। चलो ये दोनों में गेस करता हूं किसके साथ क्या होने वाला है। ठीक है, चलो बेटा लिखो। तो H2S ले लिया तो क्या होगा? लेट्स सी इफ यू गाइस कैन डू इट। ये मैंने बहुत पहले आपको कई बार समझाया है, मुझे अभी आपका फोकस समझना है कि कितना अच्छा है। चलो बताओ, विथ H2S व्हाट विल हैपन? बोलो, H2S के साथ क्या होने वाला? Sulfur is the right answer, absolutely correct. Only sulfur will be the right answer. H2O plus O2. सल्फर, हमेशा याद रखना H2S अगर लिया है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हो, तो सबसे पहले सल्फर बनता है। अब उन दोनों को इकट्ठा करके पता चला प्रोलॉन्ग आप हीटिंग कर रहे हो, तो वो सल्फर सल्फेट में जाएगा, अदरवाइज वो सल्फर मिलता है। सो गैसियस H2S से हमेशा सल्फर पे ही रुक जाता है, टर्बिडिटी बनके अगर सॉल्यूशन लिया है तो बाहर आ जाता है। अगर आप उसको लगातार बॉयल करते जा रहे हो तो बहुत देर बाद वो सल्फेट में कन्वर्ट होता है, अदरवाइज हमेशा इससे। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में है, जोश जोश में आप लोग इसको सल्फेट ही पहुंचा दोगे, इसलिए इसको अलग से बॉक्स में बंद करके याद रखो, हाईलाइट कर लो कि जब भी रिएक्शन पढ़ो तो इस पर ध्यान जाए बात। ठीक है, और ये सिर्फ ओजोन से नहीं, आप याद करो मैंने HNO3 भी किया था तो भी सल्फर बनाया था, H2O2 से पुराने जमाने में जब आपने पढ़ा होगा तो भी वहां से सल्फर ही मिलता है। तो हर जगह पे आपको सल्फर प्रोडक्ट ही मिलने वाला है H2S से, तो याद रहना चाहिए, ये भूलना नहीं है सबको। ठीक है, नाउ विथ नॉन मेटल्स एवरीबॉडी राइट इट डाउन। विथ नॉन मेटल, हाँ देखो, सल्फर में -2 है तो उसको ऑक्सीडाइज करना ज्यादा इजी है या पार्शियल नेगेटिव है उसको? भाई ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो S-2 को आप इजीली कर सकते हो, इसलिए वो आराम से चला जाता है सल्फेट में। लेकिन जो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में जिसपे पार्शियल चार्ज है वो नहीं जा पाता है ना।
हाँ जी, विथ नॉन मेटल। कौन सा है? हाँ, एच सॉलिड ही है। अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो ऊपर ऐसे फ्लोट करता है टर्बिडिटी के फॉर्म। लिखिए, विथ नॉन मेटल। नॉन मेटल में किसको किसको ले लिखो, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन। सल्फर से क्या बनेगा बताओ? सल्फर को कहां लेके जाएगा वो? हाँ बिल्कुल सही, सल्फर को SO3 लेके जाएगा। और अगर मॉइस्ट सल्फर ले लिए तो O3 ले लिए तो मॉइस्चर के साथ तो बेटा H2SO4 में जाएगा। फॉस्फोरस मॉइस्ट ले लिए तो हाँ बिल्कुल H3PO4 ना मोटू, क्या मजाक कर? कब मैंने बोला गलत होगा? कब मैंने बोला गलत होगा मोटू? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें यार? यही लड़का है ना जो कल बोल रहा था याद नहीं हो रहा है? इसको तो याद करवाना है मुझे, ठीक है? इसका भूत मुझे निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये खराब करके आ जाएगा एग्जाम। फॉस्फोरस मॉइस्ट यहां पहुंच जाएगा। इसके बाद देखो, अगर आयोडीन मॉइस्ट है, हाँ जी चलो बताओ, तो आश्रुत बताओ क्या बनेगा यहां? जल्दी बता। HIO। क्यों फिर इधर भी क्यों दब गया तू? क्यों नहीं तूने HIO4 बोला? ये +5 है, सॉरी यहाँ +7 लिखना है। देखो बेटा, ऐसे तो बाकी सब तो अपने हाईएस्ट स्टेट में ही जाते हैं, आयोडीन +7 तक जाने में बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है, इसलिए आयोडीन को यहीं तक लेके जा पाता है। तो अच्छे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडीन को HIO3 तक ही लेके जा पाते हैं। HIO, ठीक है, तो याद रखना HIO3 मॉइस्ट है तो HIO3 कर लिया। और कौन सा बचा है भाई? हाँ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि अगर आयोडीन ड्राई आयोडीन हो गया तो क्या करेंगे? ड्राई लिख लो या एनहाइड्रस लिख लो, तो एक बड़ा ही वियर्ड सा स्पीशीज बनता है I4O9। I4O9 कैन यू ट्राई द स्ट्रक्चर ऑफ I4O9? ट्राई करो तो। हाँ बात नहीं, क्या बना बताओ? क्यों नहीं बता सकते बताओ? फोटो खींच के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बताइए। आ रहा हूँ। देख, इसको देखो ऐसे समझोगे तो थोड़ा बेटर है। आयोडीन को एक आयनिक कंपाउंड की तरह ट्रीट करो, I+3। और देखो अब इसके बाद 3 ऑक्सीजन बच जाएंगे। अरे बोलना मोटू, 3 -3 भी होना चाहिए।
तो अगर मैं देखूं IO3 का थ्राइस बना लूं तो ये चल जाएगा काम, देखो तो IiO3 resembles ionic structure, it behaves as I3 and इस पे क्या 3 times of this, resembles ionic behavior. आयनिक कैरेक्टर एंड I+3 इसका कैटायन है और IO3 माइनस इसका एनायन है, तो ये तीनों मिला दोगे तो दिस विल बिकम IiO3 थ्राइस, सब जोड़ लोगे तो ये बन जाएगा I4O9 बन जाएगा ना, थोड़ा अलग सा कंपाउंड है। अब तो भाई देखो ओजोन का भी कहानी हमारा, किसका स्ट्रक्चर IO3, वही तो बताया है बाबा, ये यहां से नहीं समझ में आया। देखो अगर आपको कोवलेंट दिखाना है तो आप आयोडीन के साथ 3 बॉन्ड बना दो और 2 लोन पेयर छोड़ दो और इन 3 बॉन्ड से IO3 का स्ट्रक्चर डेवलप कर लो यार, क्या है 1 2 3। हो तो गया, आप क्या करना है इसमें, दिस विल बी द स्ट्रक्चर अगर आप कोवलेंट में इंटरेस्ट रखते हो, नहीं तो आयनिक है तो फिर तो मतलब ही नहीं है। दिस इज आयोडेट एंड दिस इज I3+, जैसे होता है पोटेशियम क्लोरेट वैसे ही है ये, आयोडीन का ही आयोडेट है ये, राइट। सो कोवलेंट में ऐसा खतरनाक सा स्ट्रक्चर दिखेगा, आयनिक फॉर्म में ये इस तरह से समझो, ओके। लिखो, हेडिंग डालो सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, हो गया, ऑक्सीजन का कहानी खत्म है। नेक्स्ट लिखो सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, देन वी विल बी डन विथ ऑक्सीजन फैमिली। लिखो सल्फर एंड इट्स कंपाउंड, मैंने पहले ही बता दिया था बट इसको स्टोरी फॉर्म में लिख लो, तो स्टार्ट करो लिखना। देखो सल्फर हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स इन इट्स ग्रुप, सल्फर हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स इन इट्स ग्रुप। अच्छा भाई एलोट्रॉप्स इतने ज्यादा क्यों हैं? हाँ, बिकॉज ऑफ SS बॉन्ड स्ट्रांग होता है, मोर कैटिनेशन पावर। सल्फर हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स इन इट्स ग्रुप ड्यू टू इट्स हाई कैटिनेशन पावर। अपने ग्रुप में है, पूरे पूरे एलिमेंट में नहीं बता रहा हूं, अपने ग्रुप में यानी ऑक्सीजन फैमिली में, ओके। देखो its allotrop have sulfur size from 6 sulfur to 20 sulfur। नहीं, मैं क्यों रिपीट करूं, मुझे ये समझाओ। सल्फर साइज, हाँ जी, सल्फर साइज फ्रॉम 6 सल्फर टू 20 सल्फर, मतलब भाई कितने सल्फर कम से कम है, कितने ज्यादा से ज्यादा है, यानी आपको S6 से लेकर के S20, जिसमें सबसे स्टेबल फॉर्म में कौन सा होता है? S8। लिखो among them S8 is most stable form and very common form। इसको एंजल सल्फर बोलते हैं भाई, एंजल बोलते हैं, ये क्या पढ़ो, एंगल सल्फर। S6 को ये बोलते हैं, चेक कर लेना भाई तुम लोग स्पेलिंग, ए है नहीं, ए नहीं, एंजल का तो मुझे मालूम है, मतलब लिखते ऐसे ही है इसको, एंगल्स या जो भी है, चेक कर लो एक बार।
S6 अरे स्पेलिंग में देखो थोड़ी गड़बड़ी है। ENGEL ENGEL है, GL ही नहीं है। सल्फर, अच्छा क्या गड़बड़ है इसमें? अच्छा 1 मिनट, सुधर जाओ तुम लोग। क्या है, इंग्लिश बहुत कमजोर है, धीरे धीरे तुम लोग को टाइम लगेगा अभी मेरे स्टैंडर्ड में आने के। देखो दोनों ही करेक्ट होता है, F भी होता है, PH भी होता है। हाँ वो चीज मैं मान लूंगा, ये यहां क्लेम मत करो तुम लोग। हियर आई एम राइट। चल क्या IUPAC में हम कहाँ IUPAC नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, लिखा मैंने ऐसा। आई एम टेलिंग यू द कॉमन नेम एंड दैट टू इन इंडियन स्लैंग, इट इज ओके। चलो ठीक है, लिख लिया सबने। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करोगे भाई, क्या बोलोगे इसको? ENGEL, एंजल ही बोलोगे? अब बड़ा ही अजीब सा है ना, एंजल तो ए से होना चाहिए, बट बोलते ऐसे ही है यार, जैसे भी हो। चलो लिखो, मोस्ट कॉमन सल्फर कौन सा है बेटा? S8। अब S8 भी 2 स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट में मिलता है नेचर में। हाँ लिखो लिखो, ये सब लिखना शुरू करो। लिखो, S8 एग्जिस्ट इन 2 different structural arrangement. S8 exists in 2 different structural arrangement, मतलब 2 allotropic form. S8 exists in 2 different लिखो, रोम्बिक सल्फर या फिर उसको अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। रोम्बिक, RHOMBI, अल्फा सल्फर, अल्फा सल्फर ना। दूसरा लिखो, बीटा सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर। लिख लिया? S8 का स्ट्रक्चर सबको मालूम है भाई, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो बताने का जरूरत नहीं है। अच्छा, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? हाँ लिखो, आउट ऑफ दीज टू थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल इज रोम्बिक सल्फर। और जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है स्टैंडर्ड? सल्फर 8 सॉलिड रोम्बिक। enthalpy of formation, standard enthalpy of formation of S8 solid rhombic is 0. राइट, नेक्स्ट आगे लिखो तो, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर। अब ये याद कर लेना ना, ये कई बार एग्जाम में पूछता है बेटा, ठीक है? इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर। मिटा दो इसको, इफेक्ट ऑफ हीट ऑन सल्फर। चलो ये पूरा टेम्परेचर के साथ ऐसे ही लिख लो, और इसको याद कर जाना ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इसलिए। हाँ तो देखो, लिखो, write it down, solid sulfur is converted 120 डिग्री, नियरली 120 डिग्री सेल्सियस करोगे तो सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। solid sulfur is converted into liquid sulfur, of course it is S8 only,
माय बैड, इसको पूरा S8 लिख लो। S8 इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। फिर बेटा इसको अगर 160 से 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हो तो ये डार्क एंड विस्कस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या है, ये बड़ा अजीब सा चीज है। देखो विस्कोसिटी कायदे से अगर आप देखो तो विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ घटनी चाहिए। कोई भी लिक्विड है गर्म करोगे तो थोड़ा दूर होंगे तो फ्रिक्शन कम आएगा, होना चाहिए यही ना। लेकिन ये बढ़ जा रहा है, ऐसा क्यों? वाई विस्कोसिटी इंक्रीजेज व्हेन वी आर हीटिंग लिक्विड स्टेट। देखो लिक्विड तो बन गया 120 पे ही, अब मैं अगर 160 से 200 तक करता हूं तो इसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती। क्यों विस्कोसिटी बढ़ रही है? रीजन बीइंग सल्फर सल्फर के बॉन्ड टूट जाते हैं। ये जो 8 सल्फर का नेटवर्क था ये ओपन हो जाएगा और उसके वजह से लंबे चेन बनने लग जाएंगे, और जब लंबे चेन बनने लग जाएंगे तो दो चेन के बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस बढ़ जाएंगे, तो जिसकी वजह से विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो लिखो विस्कोसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन, वेरी वेरी लॉन्ग चेन। मतलब अगर बुक में देखो तो लिखा हुआ है मिलियंस ऑफ सल्फर एटम कंबाइन कर जाते इकट्ठे, इतनी बड़ी चेन भी बन सकती। ओके, एक एक चेन में मिलियन मिलियन। तो बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ सल्फर विस्कोसिटी इंक्रीजेस। अब अगर फर्दर आप डिक्रीज करते, मतलब फर्दर अगर आप हीट करते हो 445 डिग्री पे, तो फिर सल्फर अभी भी लिक्विड है लेकिन अब इसकी विस्कोसिटी लो हो जाती है, लो विस्कोसिटी। अब आप सोचो क्या हो रहा होगा, अब इनके बॉन्ड टूट जा रहे होंगे, छोटे छोटे चेन बन रहे होंगे। भाई सल्फर सल्फर बॉन्ड कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थोड़ी ना, लोन पेयर तो उसमें भी है ना। तो अगर आप गर्म करते जाओगे तो इनके बॉन्ड ब्रेकिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो जो लॉन्ग चेन सल्फर बना था पहले, जो साइक्लिक से इधर कन्वर्ट हुआ था, जो क्राउन फॉर्म से, यही था ना क्राउन फॉर्म, तो ये जो ब्रेक होकर के इतने लंबे चेन में कन्वर्ट हुआ था, वो भी फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, तो उसकी वजह से विस्कोसिटी लो हो जाती है। लेकिन अभी भी देखो ये लिक्विड ही है, तो ये बड़ा वियर्ड सा है ना। देखो कोई चीज क्या है, एक बार लिक्विड सॉलिड से लिक्विड बन गया, उसके बाद अगली बार लिक्विड से सीधा गैस बनेगा, बट देखो इसमें इतने ट्रांजिशन हो रहे हैं। उसके बाद बेटा अगर इसको आप 600 डिग्री पे करते हो, हाँ यहां पे लिख लेना, दिस हैपेंस ड्यू टू लॉन्ग चेन ब्रेकिंग इनटू स्मॉल चेन। लो विस्कोसिटी क्यों होती है? बिकॉज लॉन्ग चेन इज ब्रेकिंग इनटू शॉर्ट चेन। एंड अगर आप 600 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो तो बेटा ये सबसे छोटा H2 वेपर बन जाता है। और आपको मालूम है कि जैसे O2 है वैसे ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हाँ, सेकेंड स्टेप में कौन सा लिक्विड बना था? अरे मोटू, ये लिक्विड से ज्यादा विस्कस ये है, तो ये छोटे चेन बन रहा है तो कम ही हो गया ना फिर इसकी और इसके कंपैरिजन में। अब यार इतना तो मैंने भी नहीं देखा डेंसिटी वगैरह कितनी पड़ रही है ना। हाँ बात तो तुम्हारा सही है। बेसिकली इसमें स्टोरी ये आता है कि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जनरली फॉर द लिक्विड इट यूज्ड टू बी देयर कि विस्कोसिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करती है, बट यहाँ वियर्ड बिहेवियर आता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो उसमें रीजन क्या था कि पहले वो जो 8 कार्बन का चेन था वो बड़ा। अब अगर देखो मैं आंसर यहाँ पे कर सकता हूँ, अगर वो छोटे चेन की लेंथ 10, 12, 15 सल्फर तक की हुई तब तो विस्कोसिटी इससे ज्यादा होगा, लेकिन वो छोटा होकर के पता चला कि 4-5 ही सल्फर का चेन रह गया, तब इससे भी कम हो जाएगा। तो ये तो डिपेंड करेगा कितने
सल्फर का चेन है उसके हिसाब से, एंड ऑफ कोर्स 600 के ऊपर हीट करोगे तो ये S2 वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ द कन्वर्जन टेक्स प्लेस। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब आप हेडिंग डालो टाइप ऑफ सल्फाइड्स, हेडिंग डालो टाइप ऑफ सल्फाइड। हाँ जी, टाइप ऑफ सल्फाइड, टाइप ऑफ सल्फाइड। अच्छा, कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये बताओ इनमें से ऑक्साइड कौन नहीं है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं Cl2O, F2O ना, ZnO, MnO2 ना, और Mn2O7, इनमें से मैं पूछ लूं कि बेटा कौन सा ऐसा है जिसको ऑक्साइड नहीं बोल सकते? हाँ, तो ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन बेयरिंग नेगेटिव चार्ज। तो जब F2O के साथ लेके आते हो तो फ्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, ये -1 ये +2 है। सो दिस इज नॉट ऑक्साइड, रैदर इट इज फ्लोराइड। यहां तक क्लैरिटी है? सबको समझ में आ रहा है? ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ क्या SO2 को ऑक्साइड बोलना सही है या सल्फाइड बोलना सही है? क्या मैं इसको सल्फर का ऑक्साइड बोलूं या ऑक्सीजन का सल्फाइड बोलूं? ऑक्साइड बोलूंगा। तो जो हायर मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज हो उस पे आइड लगाना है, समझ गए ना? तो व्हेन आई एम सेइंग सल्फाइड आई विल बी ट्रीटिंग इट विथ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब सबसे कॉमन कौन से हैं? मेटल के सल्फाइड सबसे कॉमन है, अमोनियम आयन का सल्फाइड सबसे कॉमन है। तो कितने तरह के सल्फाइड बनेंगे? तो देखो नॉर्मली जैसे ऑक्सीजन के कितने तरह के ऑक्साइड बन रहे थे? 3 तरह के। भाई मिक्स्ड को छोड़ दो, मिक्स्ड में छोड़ दो तो एक सब ऑक्साइड था, एक परऑक्साइड था, सुपर ऑक्साइड था, नॉर्मल ऑक्साइड था। तो यहां पे कैटेगरी में, इस जगह कैटेगरी में क्या लेके चलते हैं कि सल्फर के 2 तरह के सल्फाइड्स को हम मान के चलते हैं। ठीक है, एक है नॉर्मल सल्फाइड, और दूसरा है कौन सा, जिसको हम पॉलीसल्फाइड बोलते हैं। कर लो यार तुम लोग, PHID कर लो, ठीक। नॉर्मल सल्फाइड मतलब S-2, जैसे आपका HgS है, जैसे CdS है ना, Ag2S है, ये नॉर्मल सल्फाइड। पॉलीसल्फाइड का मतलब क्या है? जहां पे सल्फर सल्फर का खूब सारा बॉन्ड बनाओ और -2 हो जाए। अगर एग्जाम्पल की बात करोगे तो सबसे कॉमन ये वाला है S2-2, फिर S -1 S5-2। तो भाई ऐसे डॉट 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 बहुत सारे बनेंगे, ये सारे के सारे पॉलीसल्फाइड है। पॉलीसल्फाइड का एग्जाम्पल Na2S5। कई बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि भाई पांचों सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। तो अगर इसको ओपन करोगे तो यही स्ट्रक्चर है ना, इसका -1 है, इसका -1 है, बाकी बीच में तीनों का क्या है? 0। सल्फर सल्फर जहां पे लिंकेज आ जाएंगे उनमें 0 हो जाएगा ना। बोलो, ये पॉलीसल्फाइड मोस्टली येलो कलर के होते हैं क्योंकि सल्फर सल्फर बॉन्ड है। बोलो भाई, सल्फर कौन से कलर का होता है? येलो। सल्फर इज येलोइश इन नेचर। अगर सल्फर सल्फर बॉन्ड है तो चांसेस है कि वो येलो कंपाउंड हो जाए, इसलिए पॉलीसल्फाइड को येलो सल्फाइड भी बोलते हैं। पॉलीसल्फाइड को कौन सा कंपाउंड बोलते हैं? येलो सल्फाइड भी बोलते हैं। हो गया भाई, सल्फाइड्स हो गए, यहां तक क्लियर है सबको? चलो भाई, अब हेडिंग डालो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर।
बस एक हाइपो का रिएक्शन बचा रह गया है, वरना ये खत्म है टॉपिक ना। बस थोड़ा देर पढ़ा के इसको खत्म कर देते हैं। ऑक्साइड, कितने तरह के ऑक्साइड होंगे भाई? सल्फर के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? SO3 होगा, SO2 होगा। SO2 आपको मालूम है गैस है, SO3 रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। इसके वेरियस स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट मिलते हैं। आप देखो, एक है SO3 का होल थ्राइस और एक होता है SO3N, मतलब लीनियर पॉलीमेरिक। अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा बनेगा SOSOS, ध्यान है कुछ? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसे फास्फोरस का ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर था। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ओ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ये सॉलिड होता है बेटा, नोट कर लो सब। अच्छा, इनमें ये नेचर का कैसा है? ये एसिडिक है। और ये कैसा है? ये भी एसिडिक होता है। नोट करो, बोथ आर एसिडिक। SO2 is also acidic, SO3 is also acidic, है ना? Now how to prepare SO2? How to prepare SO2? हेडिंग डालो, preparation of SO2। SO3 थ्राइस, ये n टाइम्स लिखा है, मतलब पॉलीमेरिक, लीनियर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। ऐसा देखो, ये स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं, एंडलेस ऐसे चलता जाएगा। तो देखो, ये SO3 का n टाइम्स हो गया। सो लीनियर पॉलीमेरिक और ट्राइमेरिक फॉर्म, दो फॉर्म में मिलता है, दोनों ही सॉलिड है बेटा ना। SO3 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, गर्म करोगे ब्रेक डाउन होकर के गैसियस SO3 बनेगा। कर लिया? नोट कर लिया? हाउ टू प्रिपेयर SO2? तो सबसे पहला मेथड है भाई, आप सल्फर को बर्न कर दो। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज ये देखो, सल्फर को जब जलाते हो ना तो SO2 बनता है, इट डू नॉट फॉर्म SO3। फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज क्वाइट डिफिकल्ट। फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अपने आप नहीं बनता, अच्छी बात है, नहीं बनता है अपने आप ना। क्यों अच्छी बात है? समझो इसको। क्यों अच्छी बात है? कि सल्फर से अगर मैं ऑक्सीजन ट्रीट कर रहा हूं, अगर SO3 बन जाता तो तबाही हो जाती दुनिया के अंदर। क्योंकि जितने सल्फर से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, मेटलर्जिकल एप्लीकेशन करने के बाद वो एटमॉस्फेयर में SO2 रिलीज करते हैं, सल्फर रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके वो SO2 बनाता है। अगर वो SO3 बनाता तो SO3 मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके H2SO4, आप समझ रहे हो कितना खतरनाक होता ये H2SO4 अगर हमारे हाथों पे गिर जाता। हाँ, हाथ पे गिर जाता कहीं पे भी, मतलब पूरी तबाही आ जाती दुनिया के अंदर। मैं बता रहा हूं, H2SO4 इज वेरी पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट ना। तो कुछ भी काम नहीं आता, कोई नहीं बचा पाता हम लोगों को। तो थैंक गॉड दैट SO3 इज नॉट फॉर्म सो इजिली, ओनली SO2 इज फॉर्म। सो नेचर ने अपने साइकिल को बहुत अच्छे से मैनेज करके बनाया हुआ है। वरना बहुत सारी चीजें तो आप ना कॉमन एक्सपीरियंस से याद कर सकते हो। जैसे कभी डाउट आया कि भाई SO3 बन सकता है क्या, तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर SO3 बनता तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका मतलब प्रैक्टिकली SO3 तो नहीं बनता हो। तो SO3 बनाने के लिए क्या करते हैं फिर? SO2 को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट होता है? एनीवन हु नोज? V2O5, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, इसका यूज करते हैं। एक और कैटलिस्ट यूज होता है, लेकिन फिलहाल इसके प्रेजेंस में ये रिएक्शन आराम से हो जाता है। दिस प्लस दिस एंड फॉर्म दिस। एक्सोथर्मिक है, जबकि देख लो डेल्टा H नेगेटिव है, इसका भी डेल्टा H नेगेटिव ना, ये भी डेल्टा H नेगेटिव। सो सल्फर ऑन हीटिंग विथ ऑक्सीजन कन्वर्ट्स इनटू SO2। ओके, अच्छा, और कौन से रिएक्शन है? जितने इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में जब कभी भी हम मेटलर्जिकल चेंजेस कर रहे होते हैं, किसी भी सल्फाइड ओर को ऑक्साइड में बदल रहे होते हैं, तो वहां से SO2 इज प्रोड्यूस्ड एज बाई प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सल्फाइड ओर को जब भी गर्म करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट
जिंक ऑक्साइड अलोंग विथ SO2। आप बेटा यहाँ पे आयरन ऑक्साइड FeS, इसको हीट करोगे तो यू विल गेट FeO प्लस, है ना। लेड ऑक्साइड PbS, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करोगे तो PbO प्लस SO2। तो नोट कर लो कि SO2 इज ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट when सल्फाइड ओर्स आर रोस्टेड। रोस्ट करने का मतलब क्या होता है भाई? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाने को रोस्टिंग बोलते हैं। हो गया भाई? हाँ चलो चलो ठीक है, तो तुम लोग का ब्रेक दे देता है, फिर विल मीट एट 3 o'clock। यू गाइस कैन नाउ गो। हाँ मेरा भी मन था बट कोई बात नहीं, चलो जरूर। क्या पढ़ाया था मैंने अभी? When sulfide ores are roasted in the presence of oxygen। चलो थोड़ा सा है बस।